आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज की इस खास बातचीत में हमारे साथ है बहुजन समाज पार्टी के नवनियुक्त महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष परमेश्वर गुणारे जी। गुणारे साहब इस समय नागपुर में हैं और नागपुर में कार्यकर्ताओं के साथ ये जो उनकी मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग के बीच उनसे ये बातचीत हो रही है। कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम भी यहाँ पर है। बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आप उतनी ही शिद्दत से बिल्कुल काम में लग गए हैं। इस वक्त नागपुर में है, क्या योजना बना रहे हैं? सही महीने में कल हमारे बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो, उनका बर्थडे था। जन्मदिवस के अवसर पर 68वां जन्मदिन था। हम महाराष्ट्र में सभी एक 4 जोन बनाए वाले हैं बहुजन समाज पार्टी के। हर जोन पे ऐसा ही हर्ष और उल्लास के साथ बहन कुमारी मायावती जी का हम बर्थडे कल यहाँ पे आयोजित करें, हर्ष और उल्लास के तरीके से। अभी हमारी जो रणनीति है, मैं नया बहन कुमारी मायावती जी ने एक महाराष्ट्र में ट्राइबल कम्युनिटी से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, तो शायद मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में पहली बार ट्राइबल कम्युनिटी को प्रतिनिधित्व मिला है नेतृत्व के लिए। हाँ, इसीलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ बहन कुमारी मायावती जी। और बहन कुमारी मायावती जी सही मायने में जो बहुजन शब्द है बहुजन समाज पार्टी में, हर कम्युनिटी के लोगों को प्रतिनिधित्व बहन कुमारी मायावती जी देते हैं। यूपी में भी ओबीसी को उन्होंने वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाने वाला है। हर प्रदेश में हर कम्युनिटी के जाति को बहन कुमारी मायावती जी प्रतिनिधित्व देती है। वैसे ही महाराष्ट्र में अभी ये बदलाव होने वाला है, इसलिए पूरा महाराष्ट्र का आदिवासी कम्युनिटी बहुत आनंदित है। और अभी जो हमारे ऊपर जो बहन कुमारी मायावती जी ने जो जवाबदारी दी वाली है, हम एक रणनीति के तौर पर हम अगला जो आने वाला 2024 का चुनाव भी है, उसके बारे में हम एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। और लेकिन गुणारे साहब, एक बात तो है कि इस वक्त में हम देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो एक ग्राफ है या फिर जो समर्थन है वो कम होता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में क्या कोई चुनौती को महसूस करते हैं आप? नहीं, चुनौती तो हमारी चुनौती तो बहुजन समाज पार्टी ने जो बहुजन है, सही मायने में देखा जाए तो बाबा साहब का जो ख्वाब था, जो बाबा साहब ने बताया था कि ये भारत में मैं सही मायने में बहुजन की सत्ता लाने वाला हूँ और लाएंगे, ऐसा बाबा साहब का ख्वाब था। मगर क्या हुआ, बाबा साहब ज़्यादा दिन तक हमारे में नहीं रह सके। वो इसका जो मिसयूज़ अन्य मनुवादी पार्टियों ने लिया और बाबा साहब हमें छोड़ के जाने के बाद यहाँ पे हमारे बहुजन समाज में 85% बहुजन समाज में दलाल ज़्यादा पैदा करने का काम यहाँ के मनुवादी पार्टियों ने करा। और दलालों का सब हित यहाँ के पार्टियों ने उनका पूरा फाइनेंशियल, आर्थिक पूरा उनकी सोच उन्होंने करी वाली है। मगर जो समाज है वो समाज के अभी तो कुछ भी 75 साल हो गया भारत को स्वतंत्र होते हुए, और कुछ भी उनकी उन्नति हुई वाली नहीं। यहाँ पे आदिवासियों की नहीं है, यहाँ के अल्पसंख्यक की नहीं, जो हमारे मागास वर्ग, जो SC ST ओबीसी इंडिविजुअल सभी अभी परेशान में है। अब नहीं, लेकिन इन परेशानियों से निजात पाने के लिए तो कुछ योजनाएं होगी। ये ऐसी परिस्थिति है, इस परिस्थिति में यदि बहुजन समाज पार्टी अपने ग्राफ को बढ़ा सके, अपना समर्थन बढ़ा सके, अपनी ओर लोगों को लेकर आ सकें, तो इसके लिए क्या सोचते क्या है आप? नहीं, अभी हमें तो सही बोले तो सोचने की जरूरत नहीं। बाबा साहब ने ये सब सोच के रखे वाला था। बाबा साहब की एक दूरदृष्टि थी कि बहुजन समाज को उन्होंने जो वोटिंग का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में उपलब्ध करके दे वाला था, वो बाबा साहब की आइडियोलॉजी थी। बाबा साहब खुद ही करके दिखाने वाले थे। ये 85% और 15% की जो समीकरण है, मान्यवर बहुजन समाज पार्टी के हमारे संस्थापक मान्यवर काशीराम जी साहब ने फार्मूला दे वाला है और उसका प्रयोग यूपी में हुई वाला है। सबसे बड़ा प्रदेश इस देश का, वहाँ पे साइकिल पे जाके वहाँ पे 4 बार बहन कुमारी मायावती जी को उन्होंने उस देश का मुख्यमंत्री बनवाया है। वहाँ पे जाने के बाद हमारे मराठवाड़ा विद्यापीठ बाबा साहब का नाम देने के लिए लोगों को खुद का बलिदान देना पड़ा। मगर एक फार्मूला मान्यवर काशीराम जी ने दिया था कि आप भीख मांगने वाली मानसिकता की जमात मत बनो, आप भीख देने वाली जमात बनो। तो फार्मूला करेक्ट है। 85 विरुद्ध
15%, 85% लोग हजारों सालों से वंचित है, पीड़ित है, दबले कुचले, इनको न्याय नहीं, मान नहीं, सम्मान नहीं, ऐसा दबे हुआ समाज को ऊपर लाने के लिए माननीय काशीराम जी ने एक अच्छी मशीनरी वर्किंग दी है। ये बहुजन समाज पार्टी के पास ठीक है, पैसा नहीं है, हम पहले से आर्थिक दृष्टया असक्षम है। जो 15% लोगों की जो पार्टियां है, आप देखते होंगे, कांग्रेस होंगी, सेना होंगी, भाजपा होंगी, राष्ट्रवादी होंगी, उनके पास भांडवलदारी ये। मगर मान्यवर काशीराम जी ने जो मशीनरी के तहत बताया वाला है कि हम जो कारखानदार है, भांडवलदार है, उनके पास से हम पैसा लेने वाले नहीं है। हमारी सत्ता आने के बाद हम जो गौर गरीब 85% बहुजन है, उनके पास से हम। लेकिन ये सत्ता आएगी कैसे? सत्ता का फार्मूला वो तो बहुमत से बहुत ही इजीली है। वो तो बहुमत से आती है। हो, बहुमत से। ये भी आइडियोलॉजी मान्यवर काशीराम जी ने दी वाली है, और बाबा साहब ने बताया वाला है कि जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये हिसाब से बाबा साहब ने 85% लोगों को मतदान का अधिकार दे वाला है। और बहुजन समाज पार्टी ये सेक्टर बूथ के माध्यम से गांव-गांव जाके, बूथ लेवल पे जाके, हमारे पास, मैं अभी आपको बोल रहा था कि हमारे पास पैसा नहीं, मगर महापुरुषों की विचारधारा है। हमारा भांडवली महापुरुषों की विचारधारा है। वो विचारधारा ये ग्राउंड लेवल पे जाके हमारे केडर बेस जो कार्यकर्ता है वो बताते हैं कि न बिकने वाला समाज जब तक तैयार नहीं होगा, जब तक हमारी सत्ता नहीं आने वाली। जैसे कि उत्तर प्रदेश में न बिकने वाला समाज वहाँ पे बनाए और सत्ता काबिज करे। मगर महाराष्ट्र में एक बात ऐसी हो रही कि गए 35-40 साल की तरफ हम जा रहे हैं, मगर यहाँ पे जो खुद तो दलित पक्ष बोलते हैं, बहुजन पक्ष बोल के विविध संगठन, विविध पक्ष काम करते हैं, वो उनको सही मायने में बाबा साहब की सोच का पता नहीं चला है। तो क्या इससे बहुजन समाज पार्टी डायलॉग करेगी? किनसे? ये जो सारे जितने भी संगठन हैं, छोटी छोटी संस्थाएं हैं जो बाबा साहेब की विचारधारा पर काम करती है, क्या इन लोगों से बहुजन समाज पार्टी को डायलॉग करेगी, उनका समन्वय बनाएगी? इसके पहले भी बहुजन समाज पार्टी ने उनके साथ कांटेक्ट, इसके पहले भी हुए वाले उनसे, मगर उनका जो हेतु है, हेतु सही मायने में बाबा साहब का जो ख्वाब था, बाबा साहब की जो रणनीति थी, वो रणनीति के तहत बहुजन की सत्ता लाने का उनका हेतु है क्या? हेतु नहीं है ना। इसलिए मेरा कहना ऐसा है कि ये पूरे देश में एकमेव पार्टी बहुजन समाज पार्टी की वो रजिस्टर्ड पार्टी है। उसका रजिस्टर्ड चिन्ह है, उसका रजिस्टर्ड ध्वज है, नीला झंडा, हाथी निशान। दूसरी एक सिंगल पार्टी बताओ कि जो ये पूरे देश में रजिस्टर्ड पार्टी है, कि वो बहुजन की पार्टी है। पूरे देश में नंबर 3 की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। मगर क्या है, महाराष्ट्र में गुमराह करने वाले ज़्यादा गट तट है, इसीलिए। तो ये जो गुमराह जो लोग हैं, इन लोगों को राह पर लाने के लिए बीएसपी क्या सोचती है? बीएसपी तो मैं बोलता है एक दिन का राजकारण करने वाली, वोटिंग के दिन। बाकी तो हम टोटली सोशल एक्टिविटीज हमारे लोग करते रहते हैं, उनसे भी डायलॉग करते हैं हम। अच्छा, एक बात है लेकिन गुनारे साहब की इस समय में, जैसा आपने कहा कि भाई बाबा साहेब ने, हमारे संविधान ने ये जो हमें वोटों का अधिकार दिया है, वोटों का पावर मिला है, लेकिन अभी इस वक्त में इस पर बड़े सवाल चल रहे हैं ईवीएम के कारण। एक बड़ा ग्रुप ऐसा है कि जो ये कहता है कि भाई ईवीएम से वोटिंग नहीं होनी चाहिए, या एक दूसरा ग्रुप, मतलब जो ग्रुप स्वयं चुनाव आयोग है, और चुनाव आयोग की भी स्थिति है कि वो भी लोगों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेकर जा रहा है और बता रहे हैं कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। और एक ग्रुप ऐसा है कि जो वो एक डमी वोटिंग मशीन लेकर निकलता है लोगों के बीच, कहता है कि इसमें बड़ी गड़बड़ी है। आप कैसा सोचते हैं? सही मायने में आप गहराई से सोचेंगे तो ये ईवीएम का जन्मदाता कौन है? कांग्रेस ही है। नहीं, आप क्या सोच रहे हैं? मैं बता रहा आपको कि कांग्रेस ने ईवीएम को जन्म दे वाला है। मान्यवर काशीराम जी साहब बोलते थे कि कांग्रेस से सापनाथ होगा तो भाजपा है नागनाथ है। ये मनोवादी मानसिकता की सोच लेके कांग्रेस ने ईवीएम का जन्म दिया। अभी कांग्रेस बोल रही कि ये ईवीएम से ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, उसमें धांधली हो रही। जो अभी कांग्रेस के प्रमुख बात कर रहे हैं,
मेरा कहना ऐसा है कि हमारे सुप्रीमो भवन कुमारी मायावती जी ने भी ये ईवीएम के ऊपर आक्षेप आपको क्या लगता है कि वोटिंग बैलेट पेपर पर हो जाने चाहिए? बिल्कुल हो जाना चाहिए। बाद में देखेंगे कि जब बैलेट पेपर में जब वोटिंग होगी, जब पता चल जाएंगे कि यहाँ पे मुझे मेरा हमारे बहन जी का भी कहना है और हमारा भी कहना है बहन जी के साथ कि बैलेट पेपर से जो वोटिंग होगी तो ये इनके नाम निशान खत्म हो जाएंगे बीजेपी के और कांग्रेस के। अभी 2024 के लिए क्या मुद्दा लेकर निकली है बीएसपी? नहीं, बहुजन समाज पार्टी अगले 2024 में सही मायने में देखा जाए तो मेरा सबको कहना ऐसा है, सब हमारे बांधवों को बहुजन समाज के, कि संविधान तो 100% वो खतरे में पहले से लाने की व्यवस्था उन्होंने कर डाली है। अभी आप जीआर देखे होंगे कि जो आरक्षण को बगल देते हुए एक ऐसा जीआर महाराष्ट्र शासन ने निकाला था कि उसका खासगीकरण के तहत उन्होंने कुछ तहसीलदार, कुछ नायब तहसीलदार की पोस्टिंग भी करे थे कंत्राटी पद्धति से। तो बाबा साहब ने दे वाला संविधान उसमें से 340, 341, 342 के कलम को वैसा ही रखने का SC ST OBC का आरक्षण खासगीकरण के माध्यम से वो पहले जैसा यहाँ पे भांडवलदारी व्यवस्था निर्माण करने का काम तो यहाँ के मनुवादी शासन ने शुरू करे वाला है और खासगीकरण व्यवस्था लाने वाली कांग्रेस ही है और उसमें भर डालने वाली भाजपा है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से हम लोगों को अपील करना चाहते हैं कि अभी अपनी जो कौम है उनको सही सलामत इस देश में रहने का होगा, मान सम्मान से आपको जीने का होगा, तो बहुजन समाज पार्टी के बगैर कोई भी आपको इसमें सहायता नहीं कर तो सकता। क्या यही मुद्दा रहेगा 2024 की चुनाव का? 2024 के चुनाव का हमारा प्रमुख मुद्दा ये रहेगा कि जो दबले कुचले वाला हमारा 85% बहुजन समाज है, उनकी जो पीड़ा है, उनको अभी भी जो उनका मानवीय मूल्य जो है रानीमान बिल्कुल पारतंत्र में जब था वैसा ही है। आरक्षण का भी लाभ नहीं है, SC ST OBC को जैसा आरक्षण मिला जाए वो आरक्षण का लाभ नहीं। कौन सी भी यहाँ पे समझो कारखानदारी हो या कौन सा, इसमें उनका जीरो इन्वॉल्वमेंट है। अभी भी जो देश को सिर्फ नॉमिनल यहाँ का एक स्वातंत्र दिख रहा है, लोकशाही दिख रही है, मगर ये जो मनुवादी पार्टी है देश का जब शासन चला रही उसमें कोई भी सुखी और समाधानी नहीं है। ये सबको अभी पता चल रहा है। लाखों लोग अभी बहुजन समाज पार्टी में जुट रहे हैं। अभी हमारा वही प्रोग्राम चालू है। आने वाले चुनाव में आप देखेंगे वोटों के माध्यम से, बूथ के माध्यम से आपको दिखाई देंगे कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ की नंबर 1 की पार्टी हो जाएंगी। आप बाद में एक बार आपकी मुलाकात हो जाएगी। ऐसा सभी के बहुजन समाज के यहाँ का SC ST OBC हर प्रवर्ग उनके खिलाफ है। उनके सोच में हर दिन बेचैन है। युवाओं को नौकरी नहीं है, धार्मिक राजकारण है, धार्मिक बातें आके मतों का ध्रुवीकरण करना है, सब अभी कोई अनपढ़ रहे वाला नहीं है यहाँ पे। तो आने वाला 24 में आप देखेंगे कि परमेश्वर गोनारे जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने जो बात कही, वो बात कहने में कोई भी बोल सकता, वोट से हम आपको दिखा देंगे कि बहुजन समाज पार्टी बहुजन का हित करने वाली पार्टी है। ये लोगों के सामने बात आएंगी और वो वोटों के माध्यम से आपको दिख जाएगा। गुनारे साहब, जैसा कि अभी इस वक्त में महाराष्ट्र प्रदेश की अगुवाई आप कर रहे हैं और जब भी आदिवासी समुदाय की बात आती है तो जल, जमीन और जंगल का मुद्दा बिल्कुल सामने आ जाता है, क्योंकि इसमें बड़ी चुनौतियां इन दिनों में भी देखी गई। पिछले दिनों में भी, पिछले कई वर्षों से इस मुद्दे के साथ आदिवासी समुदाय हमेशा मुखर रहा है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त में बहुजन समाज पार्टी क्या इन मुद्दों को बड़ा मुद्दा मानती है? बिल्कुल बड़ा मुद्दा है, मगर हमारे माननीय काशीराम जी और बहन कुमारी मायावती जी का कहना और निर्देश ऐसे रहते हैं कि राजनीतिक सत्ता ऐसी गुरु के लिए है कि वो सब समस्या का ताला खोल सकती है। अपन महाराष्ट्र में देखा जाए तो ये जो अभी प्रस्तावित राजकारणी है, हर कम्युनिटी को अलग अलग आंदोलन करना, उन्होंने मोर्चा निकालना, उन्होंने भीख मांगने के कामा करना, मेन मुद्दों से भटकाना, ये रणनीति का काम ये मनुवादी पार्टियां कर रही है। ये बहुजन समाज को अभी पता चलने वाला है, यहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी को भी मालूमात अभी हुई वाली है। सिर्फ हमारा कहना ऐसा है
कि अपन को भीख मांगने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अपना फोकस राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने एक ट्राइबल, मेरे जैसे सामान्य एक कार्यकर्ता को महाराष्ट्र का यहाँ का प्रमुख प्रदेश अध्यक्ष पद दिए वाला है। हम हमारे हाथ में इस राज्य की सत्ता लेंगे। जो जो हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार, बहुजन समाज, उसमें दलित होंगे, उसमें एससी एसटी ओबीसी होंगे, अल्पसंख्यक होंगे, सभी परेशान हैं। अभी सभी सिर्फ राह देख रहे कि चुनाव कब आएगा। सबके सब बड़े बड़े लोगों से, कार्यकर्ता के मुझे हर दिन फोन आ रहे, हजारों फोन जब से मेरी यहाँ पे नियुक्ति हुई वाले, सभी लोग मेरे कांटेक्ट में। यहाँ का ओबीसी भी परवर गए, यहाँ के अल्पसंख्यक है, धार्मिक अल्पसंख्यक के लोग भी हमारे कांटेक्ट में आए वाले हैं। आप देखेंगे, अभी हम बात करने में ज़्यादा भर नहीं देते, हम काम करके आपको दिखाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, आपको आने वाले चुनाव में दिख जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि इस समय हम लोग ये जो बातचीत कर रहे थे, महाराष्ट्र की बहुजन समाज पार्टी की इकाई के प्रदेश अध्यक्ष परमेश्वर गोनारे साहब से। इस बातचीत के लिए गोनारे साहब, आपने इतना वक्त निकाला हमसे ये बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।